जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। जून महीने की एक सुबह है, टैक्स भरने की डेडलाइन बस आने ही वाली है और जो कि हमेशा काफी तनावपूर्ण समय होता है। बिल्कुल बहुत तनावपूर्ण। और कोई व्यक्ति अपना लैपटॉप खोलता है और ये देखकर एकदम हैरान रह जाता है कि उसकी सारी आय, सारी कटौतियां और पूरा टैक्स पहले से ही कैलकुलेट होकर एक ही जगह पर मौजूद है। मतलब सब कुछ अपने आप हो गया। हाँ, न तो एचआर विभाग के चक्कर लगाने पड़े, न ही बैंक से ब्याज के कागज मंगवाने पड़े और न ही अलग-अलग फाइलों में माथापच्ची करनी पड़ी। बस एक क्लिक और टैक्स का सारा हिसाब पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से सामने है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही भविष्य है जो वित्तीय वर्ष 2026-27 से भारत की कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम में हकीकत बनने जा रहा है। जी, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एकदम। हमारे पास जो हालिया न्यूज़ रिपोर्ट्स और विस्तृत स्रोत है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि दशकों पुराने पारंपरिक फॉर्म 16 का युग अब खत्म होने वाला है और उसकी जगह एक नया और बेहद शक्तिशाली फॉर्म 130 लेने जा रहा है। सही कहा। आज हम इसी दस्तावेज की तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं के भीतर गहराई से उतरेंगे। अगर पुराने फॉर्म 16 को समझना हो ना, तो वो एक पुराने कीपैड वाले मोबाइल फोन की तरह था। हाँ, वो काम तो करता था, लेकिन उसमें हर चीज मैनुअल फीड करनी पड़ती थी और उसकी दुनिया बस उसी एक फोन तक सीमित थी। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। है ना? नया फॉर्म 130 एक आधुनिक स्मार्टफोन की तरह है, लेकिन बात सिर्फ नई स्क्रीन की नहीं है, बात क्लाउड सिंक की है। क्लाउड सिंक, ये बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। जैसे एक नया स्मार्टफोन पुराने सारे कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स और तस्वीरें क्लाउड से अपने आप खींच लेता है, वैसे ही ये नया फॉर्म अलग-अलग जगहों से सारा वित्तीय डेटा खुद ब खुद एक जगह ले आएगा। ये क्लाउड सिंक वाली बात मतलब इस पूरे बदलाव का सबसे बेहतरीन वर्णन है। जब हम इन नए नियमों और कर विभाग की ताज़ा रिपोर्ट्स को देखते हैं ना, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि फॉर्म 130 केवल एक पुराने दस्तावेज का नाम बदलकर नया नाम रख देना नहीं है। तो मतलब अंदर से पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। देखिए, पुरानी व्यवस्था में डेटा साइलोज में बटा हुआ था। साइलोज मतलब सब अलग-अलग थैलियों में? हाँ, मतलब कंपनी के पास जो डेटा है वो अलग है, बैंक के पास जो एफडी का डेटा है वो अलग है। फॉर्म 16 सिर्फ उसी आय का हिसाब देता था जो किसी एक एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता से मिलती थी। अच्छा, तो अगर कोई इंसान साल के बीच में नौकरी बदल ले तो उसे दो अलग-अलग फॉर्म 16 लेकर बैठना पड़ता था और खुद ही उनका तालमेल बिठाना पड़ता था, जो कि बहुत बड़ा झंझट था। अरे बाप रे, हाँ, वो तो मैंने खुद भी देखा है लोगों को करते हुए। तो ये नया फॉर्म उस बिखरे हुए डेटा को एक सुरक्षित डिजिटल ढांचे के अंदर ला रहा है। ये पूरी कर व्यवस्था का एक बुनियादी रिपेयर है, जो सिस्टम को सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि आपस में जुड़ा हुआ यानी इंटरकनेक्टेड बना रहा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर फॉर्म 16 इतने दशकों से एक तरह की आदत बन चुका था, तो अचानक इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि समय बदल रहा है। क्या फॉर्म 16 की ये अकेले काम करने वाली प्रकृति ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी? स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि फॉर्म 130 अब नया वार्षिक टीडीएस प्रमाण पत्र कहलाएगा। एनुअल टीडीएस सर्टिफिकेट। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए है या इसका दायरा उससे भी बड़ा है? इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। देखिए, फॉर्म 16 की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नहीं बना था। मतलब आज के जमाने के हिसाब से वो पुराना पड़ गया था। बिल्कुल। जैसे जैसे लोगों की आय के स्रोत बढ़े, मसलन सैलरी के साथ साथ फ्रीलांस काम या फिर बैंकों से मिलने वाला ब्याज, तो फॉर्म 16 की सीमाएं सामने आने लगी। वो सिर्फ सैलरी तक सीमित रह गया। सही कहा। फॉर्म 130 का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे सारी टैक्सेबल आय और उस पर कटे हुए टीडीएस का पूरा हिसाब देना है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से दो बड़े वर्गों की वित्तीय जिंदगी को छुएगा। दो बड़े वर्ग? हाँ, पहले तो जाहिर तौर पर नौकरी पेशा लोग हैं जिन्हें ये उनकी कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा, और दूसरे हमारे वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें उनकी पेंशन या ब्याज से होने वाली आय के लिए ये सीधे बैंक से मिलेगा। ये वरिष्ठ नागरिकों वाला पहलू सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, रिपोर्ट्स में भी इस पर काफी जोर दिया गया है। अगर हम पुरानी व्यवस्था को याद करें तो किसी भी रिटायर हो चुके व्यक्ति के लिए टैक्स सीजन एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर आता था। बहुत बड़ी, हाँ। मान लीजिए किसी का पेंशन खाता एक सरकारी बैंक में है
और उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी की एफडी किसी दूसरे बैंक में करा रखी है। जो कि बहुत आम बात है। तो उन्हें पेंशन के कागज के लिए अलग ब्रांच जाना पड़ता था, एफडी के ब्याज के टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अलग बैंक मैनेजर से मिलना पड़ता था। कितनी भागदौड़ होती थी। और उस उम्र में ये सब करना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो क्या फॉर्म 130 के आने से ये भागदौड़ सच में खत्म हो जाएगी? मतलब ये सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा कि दोनों अलग अलग बैंकों का डेटा एक ही जगह आ जाए? ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ये काम करेगा पैन कार्ड के जरिए, जो अब एक अल्टीमेट एंकर बन चुका है। अच्छा, पैन कार्ड के जरिए। जी, नई व्यवस्था में चाहे वो पेंशन देने वाला बैंक हो या एफडी पर ब्याज देने वाला बैंक, उन सभी को अपना डेटा सरकार के केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करना ही होगा। तो सारा डेटा एक सेंट्रल जगह पर जा रहा है। बिल्कुल, वहां पैन कार्ड के आधार पर सारा डेटा एक साथ जुड़ जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि वरिष्ठ नागरिकों को अलग अलग सर्टिफिकेट्स के बीच जूझना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बैंक उन्हें एक ही फॉर्म 130 देगा, जिसमें उनकी पेंशन और ब्याज से जुड़ी हर एक जानकारी पहले से ही समेटी हुई होगी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें उम्र के उस पड़ाव पर मैनुअल कागजों का हिसाब नहीं रखना पड़ेगा। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत जरूरी भी था। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। जी, बताइए। अगर एक ही फॉर्म के अंदर सैलरी भी आ रही है, एफडी का ब्याज भी आ रहा है, अलग अलग कटौतियां भी आ रही हैं, तो क्या ये दस्तावेज बहुत ज्यादा जटिल और पन्नों से भरा हुआ नहीं हो जाएगा? देखने में लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये समझने के लिए कि ये फॉर्म बेहतर कैसे है, हमें इसके ढांचे के अंदर झांकना होगा। हमारे पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार इसे बहुत ही स्पष्टता के साथ 3 अहम हिस्सों में बांटा गया है: पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। हाँ, और ये वर्गीकरण बहुत सोच समझकर किया गया है ताकि जानकारी का ओवरलोड ना हो। तो पार्ट ए में क्या क्या है? अगर हम पार्ट ए की बात करें तो ये पूरी तरह से बुनियादी जानकारी के लिए है। इसमें कर काटने वाले की जानकारी, यानी कंपनी या बैंक का टैन नंबर होगा, और साथ ही करदाता की बेसिक डिटेल्स होंगी, जैसे नाम, पता और पैन कार्ड नंबर। मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप की चीजें। हाँ, ये हिस्सा महज ये प्रमाणित करने के लिए है कि डेटा सही व्यक्ति से जुड़ा है। इसके बाद आता है पार्ट बी, जो कि एक सारांश या समरी है। समरी? यानी पार्ट बी एक तरह का TLDR वर्जन है। TLDR? हाँ, टू लॉन्ग डिडंट रीड। मतलब इसमें सिर्फ ये लिखा होगा कि पूरे साल में कुल कितनी आय हुई और उस पर कुल कितना TDS कटा, बिना किसी बारीकी में जाए। एकदम सटीक। अगर किसी को सिर्फ ये देखना है कि उसका कुल टैक्स कितना कटा है, तो उसे पूरा फॉर्म पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ पार्ट बी देख सकता है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। बिल्कुल। लेकिन असली काम की चीज, जिसे हम इस फॉर्म का दिल कह सकते हैं, वो है पार्ट सी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सबसे विस्तृत हिस्सा है, जहां टैक्सेबल इनकम की पूरी कैलकुलेशन होगी। और शायद इसी पार्ट सी के अंदर 2 विशेष एनेक्स्चर्स भी जोड़े गए हैं ना? हाँ, एनेक्स्चर्स, आपने सही पकड़ा। दस्तावेज में इनका जिक्र है। एनेक्स्चर 1 खास तौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें सैलरी का पूरा ब्रेकअप होगा। बेसिक पे कितनी है, HRA कितना है और टैक्स छूट या कटौतियां कितनी क्लेम की गई हैं। जी, और एनेक्स्चर 2 जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिसमें पेंशन और ब्याज का पूरा हिसाब होगा। अगर मैं इसे रेस्टोरेंट के एक बिल की एनालॉजी से समझूं, अच्छा, बताइए। तो पार्ट ए उस रेस्टोरेंट का नाम, पता और टेबल नंबर है। बिल्कुल। पार्ट बी वो फाइनल रकम है जो सबसे नीचे मोटे अक्षरों में लिखी होती है, मान लीजिए 2000 रुपए, जो हमें चुकानी है। सही जा रही हैं आप। लेकिन जो पार्ट सी है वो उस बिल का वो लंबा चौड़ा बीच का हिस्सा है, जहां साफ लिखा होता है कि 300 रुपए पनीर की डिश के लगे, 50 रुपए की रोटी थी, उस पे 9% CGST और 9% SGST लगा। क्या बात है। मतलब हर एक चीज का अलग अलग और साफ हिसाब। ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। पार्ट सी ठीक उसी तरह काम करता है। जब बिल में हर चीज पारदर्शी होती है तो भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी तो उठता है कि क्या इतने ज्यादा विस्तृत एनेक्स्चर वाले सिस्टम से आम इंसान के लिए टैक्स सीजन की घबराहट बढ़नी जाएगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए ना, इतनी सारी डिटेल्स और गणित देखकर तो लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। आम लोगों को CA की याद आने लगती है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि ज्यादा पन्ने मतलब ज्यादा उलझन, लेकिन असल में इसका बिल्कुल उल्टा होगा।
अच्छा, वो कैसे? देखिए, पुरानी व्यवस्था में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते थे कि फॉर्म 16 में जो डिडक्शन लिखा है उसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर पोर्टल पर किस कॉलम में डालना है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी थी, कॉलम मैच ही नहीं करते थे। बिल्कुल, कई बार डेटा मैच ही नहीं होता था। लेकिन अब फॉर्म 130 के पार्ट सी और उसके एनेक्शर्स को बिल्कुल उसी तरह डिजाइन किया गया है जैसे आईटीआर फॉर्म का ढांचा होता है। ओहो, मतलब दोनों का लेआउट सेम होगा। जी हाँ, यानी फॉर्म 130 में जो जानकारी जिस क्रम में है, आईटीआर पोर्टल पर भी वो उसी क्रम में मांगी जाएगी। अरे, ये तो कमाल है। इससे एक आम इंसान के लिए बस फॉर्म देखकर डेटा मिलाना रह जाएगा, कॉपी पेस्ट करने जैसा काम। अगर पार्ट सी में हरेक कटाई और आय का इतना बारीक गणित मौजूद है, तो ये सारा डेटा लाएगा कौन? क्योंकि अगर एचआर विभाग एक्सेल शीट पर ये सब टाइप कर रहा है तो मानवीय गलतियां होना तो तय है। यही तो बात है, मैनुअल काम अब खत्म। तो क्या फॉर्म 130 के लिए भी वही पुरानी मैनुअल प्रक्रिया अपनाई जाएगी जहां एचआर विभाग पीडीएफ बनाकर भेजता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी धुरी है। फॉर्म 130 पूरी तरह से सिस्टम जनरेटेड होना अनिवार्य है। सिस्टम जनरेटेड मतलब इंसान का कोई दखल नहीं? एकदम सही। यहाँ रिपोर्ट्स स्पष्ट करती हैं कि इसे आयकर विभाग के ट्रेसेस पोर्टल से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए। ट्रेसेस पोर्टल? हाँ, TRACES यानी TDS रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। बाप रे, काफी लंबा नाम है। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो यह आयकर विभाग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम या क्लाउड है। समझ गई। अगर कोई कंपनी खुद से एक्सेल में फॉर्म बनाकर कर्मचारी को देती है तो कानूनी तौर पर वह मान्य नहीं होगा। ये तो बहुत सख्त नियम है। मतलब एक्सेल शीट या मैनुअल टाइपिंग का दौर अब पूरी तरह खत्म। बिल्कुल खत्म। लेकिन हमारे स्रोत एक पूर्व शर्त या प्री रिक्विजिट की भी बात करते हैं। एम्प्लॉयर ने पहले अपना तिमाही टीडीएस स्टेटमेंट फाइल कर दिया हो, जिसे फॉर्म 138 कहते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी अड़चन या बॉटलनेक दिख रहा है। कैसी अड़चन? मान लीजिए कोई कंपनी सुस्त है, उसने समय पर सरकार को फॉर्म 138 फाइल ही नहीं किया और बताया ही नहीं कि उसने किस कर्मचारी का कितना टैक्स काटा है। होता है ऐसा कई बार। तो ऐसे में ट्रेसेस पोर्टल को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो फॉर्म 130 जनरेट ही नहीं करेगा। बिल्कुल, सिस्टम तो डेटा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो क्या इस सख्ती की वजह से एक आम कर्मचारी बीच में नहीं फंस जाएगा, जो बेचारा सिर्फ अपने फॉर्म का इंतजार कर रहा है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है और शुरुआती दौर में ये अड़चन आ भी सकती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? देखिए, अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो ये अड़चन जानबूझकर पैदा की गई है। जानबूझकर? क्यों? क्योंकि पुराने सिस्टम में कई बार ऐसा होता था कि कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से टैक्स काट तो लेती थी, लेकिन उसे सरकार के पास जमा कराने में महीनों लगा देती थीं। अरे, ये तो फ्रॉड जैसा हो गया। हाँ, और फिर फॉर्म 16 हाथ से बनाकर पकड़ा देती थीं। कर्मचारी को लगता था उसका टैक्स जमा हो गया, लेकिन असल में वो पैसा कंपनी के पास ही होता था। बिल्कुल। अब सरकार कह रही है कि जब तक कंपनी फॉर्म 138 के जरिए आधिकारिक तौर पर डेटा जमा नहीं करेगी, फॉर्म 130 बनेगा ही नहीं। तो इससे कर्मचारी तुरंत अपनी कंपनी से सवाल करेंगे कि उनका फॉर्म 130 पोर्टल पर क्यों नहीं दिख रहा। एकदम सही। यानी ये सिस्टम कंपनियों को समय पर काम करने के लिए मजबूर करेगा। एक तरह से ये कर्मचारियों के हित में ही है कि कंपनियां उनका पैसा काट कर अपने पास ना रख सके। बिल्कुल, ये कॉर्पोरेट कंप्लायंस को बहुत सख्त बना देगा। मैनुअल दखल खत्म होने से डेटा की सत्यता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी। ये तो बहुत ही चालाकी से बनाया गया नियम है। और इसी प्रक्रिया को समयबद्ध करने के लिए एक सख्त डेडलाइन भी तय की गई है। हाँ, डेडलाइन को लेकर स्रोत बताते हैं कि फॉर्म 130 जारी करने की अंतिम तारीख असेसमेंट ईयर की 15 जून होगी। 15 जून? जी। यहाँ असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बीच का जो फर्क है ना, वो अक्सर लोगों को चकरा देता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर हम इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 के संदर्भ में समझें तो इसका क्या मतलब होगा? इसे समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष वो साल होता है जिसमें कोई व्यक्ति पैसा कमाता है। तो अगर हम वित्तीय वर्ष 2026-27 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक कमाई गई आय। बिल्कुल सही। अब जब 31 मार्च 2027 को ये साल खत्म हो जाएगा तो अगले साल उस आय का आकलन यानी असेसमेंट
होगा। इसीलिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की आय के लिए फॉर्म 130 जारी करने की जो अंतिम तारीख 15 जून है, वो असल में 15 जून 2027 होगी। समझ गई। कंपनियों को हर हाल में इस तारीख तक अपने कर्मचारियों को ट्रेसिस पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करके देना ही होगा। 15 जून 2027 ये स्पष्ट है, लेकिन अगर एक बार ये फॉर्म जनरेट हो गया और फिर किसी कर्मचारी या वरिष्ठ नागरिक को पता चलता है कि इसमें कोई गलती है, इंसानी गलती या सिस्टम की गलती, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बैंक ने एफडी का ब्याज गलत दिखा दिया है जी, तो क्या होगा? क्योंकि ये तो सिस्टम जनरेटेड है, तो क्या इसमें सुधार मुमकिन है? सुधार पूरी तरह से मुमकिन है। सिस्टम को एकदम पत्थर की लकीर नहीं रखा गया है। तो सुधार की प्रक्रिया क्या होगी? अगर कोई गलती होती है तो कंपनी या बैंक को अपने डेटा में सुधार करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी। इसके बाद ट्रेसिस पोर्टल एक नया अपडेटेड फॉर्म 130 जनरेट करेगा। मतलब फिर से सिस्टम के थ्रू ही होगा सब कुछ? हाँ, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सुधार भी एक आधिकारिक डिजिटल ट्रेल के साथ होगा। डिजिटल ट्रेल मतलब पुरानी व्यवस्था की तरह ऐसा नहीं हो सकता है कि एचआर ने अपनी एक्सेल शीट में चुपके से कोई आंकड़ा बदल दिया और नया प्रिंट आउट दे दिया। हाँ, वो जो बैकडेटिंग होती थी। बिल्कुल। अब हर एक बदलाव सिस्टम में दर्ज होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी बनी रहेगी। पता रहेगा कि किसने कब और क्या बदलाव किया। अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ पिरोएं तो इस बदलाव की जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो सिर्फ एक फॉर्म के रंग रूप बदलने की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। हमारे स्रोत कुछ बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने रखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा निष्कर्ष है डिजिटल एकीकरण, यानी मैनुअल डेटा एंट्री की गलतियों और कागजी हेराफेरी से पूरी तरह आजादी। अब हर चीज सीधे सरकार के सर्वर से होके गुजरेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है समावेशीकरण। जी, इंक्लूजन। इस व्यवस्था ने उस दर्द को समझा है जो वरिष्ठ नागरिक दशकों से झेल रहे थे। अब उन्हें अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पेंशन और ब्याज के कागजों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये उनके लिए सच में एक बहुत बड़ी राहत है। पैन कार्ड के जरिए उनका सारा हिसाब एक ही जगह समेट दिया जाएगा। और तीसरा, जो आम टैक्स पेयर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, आईटीआर फाइल करने में आसानी। हाँ, फॉर्म भरने का जो डर था वो कम होगा। पार्ट सी और उसके एनेक्स्चर्स सारी जानकारी को इतने बेहतरीन तरीके से बांट देंगे कि आईटीआर फॉर्म भरना सिर्फ जानकारी को आमने सामने रखकर मिलाने जैसा रह जाएगा। ये बिल्कुल सही आकलन है आपका। लेकिन एक बात और है। जी बताइए। ये पूरी प्रणाली, ये सारा डिजिटल ढांचा तभी अपने असली मुकाम तक पहुंच सकता है जब टैक्स पेयर्स खुद इसके प्रति जागरूक हों। जागरूकता? हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। अगर किसी इंसान को यही नहीं पता कि इसका फॉर्म 130 ट्रेसिस पोर्टल से ही आना चाहिए या उसे 15 जून की डेडलाइन से पहले अपने नियोक्ता से इसके बारे में पूछना चाहिए, तो ये तकनीक अपने आप में अधूरी रह जाएगी। लोग अभी भी पुरानी आदतों से चिपके रह सकते हैं। बिल्कुल। इस नए दौर में जागरूकता ही वो इंजन है जो इस डिजिटल व्यवस्था को आगे चलाएगा। बिना जागरूकता के तकनीक किसी काम की नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सच है। आज हमने फॉर्म 16 की विदाई और फॉर्म 130 के डिजिटल उदय की जो परतें खोली हैं, उससे एक बात तो तय है कि भारत का टैक्स सिस्टम अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है। ये एक वन वे टिकट है, सीधे भविष्य की तरफ। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस बदलाव के अंतिम नतीजे की ओर इशारा करता है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर फॉर्म 130 और ट्रेसिस पोर्टल मिलकर किसी व्यक्ति की सैलरी, उसके ब्याज, उसकी सारी कटौतियों और उस पर लगे टैक्स का पाई का हिसाब पहले से ही कर रहे हैं। हाँ, कर ही रहे हैं। तो अगर सरकार के पास वो सारा डेटा पूरी शुद्धता के साथ सिस्टम जनरेटेड रूप में पहुंच ही चुका है, तो क्या भविष्य में ऐसा समय नहीं आएगा जब आम नागरिकों को आईटीआर फाइल करने की ये सालाना रस्म निभानी ही न पड़े? अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि टैक्स सीजन के दौरान सरकार खुद एक प्री कैलकुलेटेड टैक्स रसीद तैयार करे, उसे नागरिक के स्मार्टफोन पर भेजे और व्यक्ति को बस एक मंजूर है वाले बटन पर क्लिक करना हो? जैसे आजकल कुछ देशों में होता भी है। अगर फॉर्म 130 सफल होता है तो शायद वो दिन दूर नहीं जब टैक्स भरना कोई सिरदर्द नहीं बल्कि महज एक नोटिफिकेशन चेक करने जितना आसान हो जाएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है।
फिलहाल के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 और नए फॉर्म 130 की इस डिजिटल क्रांति का इंतजार करते हैं। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।